एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सेकेंड चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको इसके बारे में मैं गारंटेड देता हूँ कि ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा और आप दूसरों से अच्छा परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर के लिए। ओके, आप अपने क्लासमेट से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर में। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक तो देखना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बेस्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे जो कि अच्छे नोट्स डिज़ाइन किए गए हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। उनको भी ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है। एंड इसमें एवरी टॉपिक कवर्ड है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि हमने छोड़ दिया हो। इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एंड आपको 100+ MCQs क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसे आप देखकर रिवाइज कर सकते हैं एंड अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया को। ये एक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, इसे हम पढ़ेंगे एंड फंजाई को पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद से एक टॉपिक है या फिर एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ है, इसे भी हम पढ़ेंगे। एंड अलजी को भी पढ़ेंगे, वायरस को भी हम पढ़ेंगे। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है नाइट्रोजन साइकिल, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर में। ये जो थे ये मेन टॉपिक्स थे, इसमें और भी सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, ये बस मेन टॉपिक्स मैंने आपको दिखाया है। अगर सब टॉपिक्स को भी दिखाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो चैप्टर है उसमें चैप्टर का जो नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम देखने में फेल हो जाते हैं, उसी को तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अपने नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते उनको, तो उसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनका एक अनदर नाम होता है जो कि माइक्रोब्स होता है। तो आपको जो आसान लगे उस नाम को आप लीजिए, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। अब इनको देखने के लिए एक डिवाइस चाहिए होता है। आखिर इनके बारे में हमने कैसे स्टडी किया, आखिर हमने जाना इनके बारे में तो किस चीज़ के हेल्प से जाना, तो वो था एक डिवाइस जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। ओके, यही हो डिवाइस, यहाँ पे उसका आपको डायग्राम दिया गया है। यही डिवाइस की मदद से बहुत से साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, बहुत लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यही वो डिवाइस है माइक्रोस्कोप। आखिर इनको इन्वेंट किसने किया, तो जो एंटन वैन लेविनहॉक थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट थे एंटन वैन लेविनहॉक, इन्होंने ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। तो ये सबसे पहले इन्वेंट की माइक्रोस्कोप। तो इनको चेक करना था माइक्रोस्कोप को कि मतलब आखिर कैसे ये काम कर रहा है, मतलब क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इन्होंने एक वाटर का ड्रॉप लिया, यहाँ पे वाटर का ड्रॉप आपको दिख रहा होगा, वाटर का ड्रॉप लिया। उस ड्रॉप में इन्होंने अपने डिवाइस से ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स टाइप के कुछ दिख रहे थे जो कि इधर से उधर मूवमेंट कर रहे थे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यही यही वो ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे यहाँ पे। जैसे कि इस वाटर को बहुत हाई लेवल पे जूम किया गया है तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया और वो किसमें किया, ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो वो ऑर्गेनिज्म थे कौन, वो ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि पहली बार एंटन वैन लीवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप डिवाइस से इसे देखा था। यानी कि माइक्रोस्कोप से पहला जो ऑब्जर्व किया था वो बैक्टीरिया था। ओके, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं कि लुईस पैस्चर कौन थे। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, किस फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं इस पार्टिकुलर फील्ड में। सो ये फाउंडर माने जाते हैं इस चीज़ के, यानी कि लुईस पैस्चर फाउंडेड माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने बहुत सारे वैक्सीन्स भी डिस्कवर किए, तो इसीलिए ये इसके फाउंडर माने जाते हैं।
जो कि हमारे लिए बहुत मददगार है वैक्सीन्स, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं। एंड देखिए कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नॉर्मल आई से भी देख सकते हैं। सारे ही ऑर्गेनिज्म नहीं है जिन्हें हम अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम अपने नॉर्मल आई से देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कौन है? फंगस। उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? फंगस के कैटेगरी में वो रखे जाते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में, या फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। तो अब देखिए माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कुछ टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो कौन कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स, यानी कि माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। तो होते हैं बैक्टीरिया, जो कि बहुत कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस, जो कि अभी प्रेजेंटली एक वायरस है जो कि कोरोना वायरस है। एंड जो एलजी है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोआ भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड एक फंजाई होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि कुल मिला के 5 टाइप्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। तो इनके यहाँ पे सिंगुलर नाम दिया गया है। बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहा जाता है, वायरस को प्लूरल में वायरसेस कहा जाता है, एंड एलजी को प्लूरल में अलगा कहा जाता है, एंड प्रोटोजोआ को प्लूरल में, सॉरी यहाँ पे इसको सिंगुलर में कहा जाता है। एल्गा को मतलब एलजी को सिंगुलर होता है एल्गा, एंड प्रोटोजोआ का प्लूरल जो होता है वो प्रोटोजॉन्स होता है, एंड फंजाई का जो प्लूरल होता है वो फंगस होता है। तो ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने क्लास 7 में जरूर इसे पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अच्छा आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कल जो है इसे सेल मान लीजिए, ये एक सेल है। इस सेल में यहाँ पे कंप्लीट पूरा बॉडी ही एक सेल है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है जिसका कंप्लीट बॉडी एक सेल से ही बना होता है। हमारा बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, यानी कि मल्टीपल सेल से बना हुआ है हमारा बॉडी, लेकिन ये बैक्टीरिया होता है इसका कंप्लीट बॉडी ही एक सेल से बना हुआ होता है। चाहे वो रिस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, इंजेक्शन हो, या फिर कोई भी प्रोसेस हो, कंप्लीट एवरीथिंग बैक्टीरिया एक सेल से ही करता है। ओके, ये बहुत फैसिनेटिंग थिंग है बैक्टीरिया के बारे में। एंड देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या हुआ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? देखिए जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि सपोज ये एक सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एंड बैक्टीरिया में देखिए यहाँ पे आपको मटेरियल दिख रहे होंगे जिन्हें हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। इसको समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक टाइप का यहाँ पे शेप दिख रहा है सर्कल में। इस शेप को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये जनरली सेल का ब्रेन होता है, इसे हम सेल का ब्रेन कहते हैं। तो एवरीथिंग सेल का यही कंट्रोल करता है, उसे ही न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। आपको फिगर से अंतर दिख रहा होगा कि इसके सेल और इसके सेल में कितना अंतर है। ये एक स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है लेकिन इसका कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, ये इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसी को हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होना कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया में नहीं होता है। बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। अब बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, जो कि 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक ही रेंज करता है, बहुत छोटा होता है। ये देखिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि ऑटोट्रॉपिक का हेट्रोट्रॉपिक आप क्लास 7 में जानते होंगे। ओके, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ कि ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं,
और हेट्रोट्रॉफिक जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कुछ बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं और कुछ एनारोबिक भी होते हैं। अब एरोबिक एनारोबिक मतलब क्या होता है? क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन चैप्टर, तो उसमें आप जरूरी से जानते होंगे। अब जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एरोबिक वो होता है जो कि अपना रिस्पायरेशन एयर में करे या फिर लाइफ साइकिल एयर में हो उसका। एनारोबिक वो जो जिसका लाइफ साइकिल या फिर रिस्पायरेशन बिना एयर के करे, उसे एनारोबिक कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, एरोबिक या फिर एनारोबिक। यहाँ पे देखिए, आप अभी मैं एक शब्द का यूज़ किया था माइक्रोन। ये जो माइक्रोन शब्द है, मुझे यकीन है कुछ लोगों को इस पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो चलिए कन्फ्यूजन को कर देते हैं बिल्कुल टाटा बाय बाय और समझ लेते हैं माइक्रोन मतलब क्या होता है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 का पावर 1 इंटू 10 का पावर -6। अभी आपको मैथमेटिकल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा होता है। 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट 1 माइक्रोन कहलाता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे वो आपका हाथ ही क्यों ना हो या फिर आपका शरीर के अंदर ही क्यों ना हो, हर एक जगह पाए जाते हैं ये। आप जो केक खा रहे हैं या फिर खाना भी खा रहे हैं उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आप डर गए होंगे कि बैक्टीरिया तो हर एक जगह पाए जाते हैं, यानी कि मेरे हाथ में भी होंगे और मेरे शरीर में भी होंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं एंड कुछ होते हैं जो कि दोस्त होते हैं। सारी चीज़ें जानेंगे हम आगे। अनरेनबर्ग ये पहले पर्सन थे जिन्होंने वर्ड बैक्टीरिया का यूज़ किया था। ओके, वर्ड बैक्टीरिया का यूज़ करने वाले अनरेनबर्ग थे। अब वाटर में जो एंटन वेन लिविनहॉक ऑब्जर्व किए थे ऑर्गेनिज्म, वो नाम नहीं दिए थे, छोड़ दिए थे बिना नाम दिए, बस ऑर्गेनिज्म बता दिए थे। लेकिन जो अनरेनबर्ग थे वही पहले पर्सन थे जिन्होंने बताया था नहीं नहीं वो बैक्टीरिया है। तो इन्हीं की कृपा से हम बैक्टीरिया का नाम जानते हैं। अब कुछ और जान लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होते हैं वो शेप के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। शेप के बेसिस पे यानी कि 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आता है स्फेरिकल, दूसरा आता है रॉड शेप्ड, तीसरा आता है कॉमा शेप्ड, चौथा आता है स्पाइरल। अब जो स्फेरिकल होता है उसे हम कोकाई कहते हैं, सिंगुलर यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, कोकस कहते हैं। जो रॉड शेप्ड होता है उसे बेसिली कहते हैं, सिंगुलर बेसिलस। जो कॉमा शेप्ड होता है उसे वाइब्रो कहते हैं, कॉमा मीन्स इंग्लिश लेटर का कॉमा, एंड सिंगुलर में वाइब्रम कहते हैं। जो स्पाइरल शेप का होता है स्पाइरिला कहते हैं एंड सिंगुलर में स्पाइरिलम कहते हैं। यहाँ पे देखिए कोकाई यानी कि सर्कल शेप वाले को कोकाई कहते हैं, इन सिंगुलर कोकस। एंड बेसिली शेप जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। कॉमा शेप के वाइब्रम होते हैं, यहाँ पे फिगर से रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, कॉमा जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं ना, बहुत ही अजीब प्राणी है ये। और स्पाइरल जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं सेम। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, शेप तो बहुत सारे देख लिए, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि कोकस शेप का स्ट्रेप्टोकोकस होता है एक, जिन्हें सिंगुलर में स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। लैक्टोबैसिलस होता है रॉड शेप्ड का यानी कि बैसिली का, जिसे हम प्लूरल में लैक्टोबैसिली कहते हैं। ट्रेपोनेमा होता है जिसे हम प्लूरल में ट्रेपोनेमास कहते हैं। स्पाइरल का स्पेरिलम होता है जिन्हें हम प्लूरल में स्पेरिला कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। अब यकीन है मुझे कि आपको इनके शेप्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो गया होगा। चलिए इसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर ये दिखते कितना कैसे हैं, मतलब डिटेल में कैसे दिखते हैं। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, अब थोड़ा इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हल्का सा नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है एक बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया का आधा कटा हुआ शरीर मिलेगा। हमने आधा इसलिए काट दिया है क्योंकि आपको इसके अंदर का पार्ट का भी थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर दे दे।
तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला लेयर है, यहाँ पे ये जो सबसे पहला आपको लेयर दिख रहा है ग्रीन कलर का, इस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए ये सारी चीजें सेल है, एक कंप्लीट सेल है, एक ही सेल का बैक्टीरिया होता है। तो सेल के अभी मैं आपको जितने भी चीजें बताऊंगा वो सेल का ही पार्ट होगा। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, अच्छा बढ़िया से नहीं समझ में आए, अभी तो मैं ट्राई करूंगा समझाने को, नहीं समझ में आए तो आप सेल वाले चैप्टर के लिए छोड़ दीजिएगा। ये सेल वाले चैप्टर में, यानी कि एक चैप्टर है साइंस में सेल है, क्लास 8 का ये चैप्टर है, उसे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये इस लेयर के यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाले लेयर को हम सेल वाल कहते हैं, जो कि येलो रंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड जो लास्ट सबसे ऊपर लेयर होता है अपर मस्ट लेयर, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, ये केवल बैक्टीरिया में होता है। ये तो सारे बहुत सारे सेल में होते हैं, लेकिन ये स्पेशली बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल होता है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे, इसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स, यहाँ पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, सीलिया, जिन्हें हम पिली कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही इसी का तो हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि न्यूक्लॉइड यानी कि डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, जो भी कह लो इसे। ये एक सेल मेम्ब्रेन या फिर एक स्ट्रक्चर में नहीं है, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर में बिखरा पड़ा हुआ इधर से उधर, यही है न्यूक्लियस इसका, जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे दाने, इस दाने को हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स, जो कि हम बड़ी बढ़िया से जानेंगे इन सब के बारे में सेल चैप्टर में। यहाँ पे फ्लूइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भी दिख रहा है ब्लू रंग का, स्काई ब्लू का जो भी कलर दिख रहा है वो सब एक फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स वाटर लाइक, आप समझ सकते हैं। ओके, अभी फ्लूइड के बारे में भी हम जानेंगे अपकमिंग साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं। अभी आप वाटर लाइक समझ लीजिए, वाटर एंड एयर, उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म, इन्हें क्या कहते हैं? जो स्काई ब्लू के आपको दिख रहे हैं फ्लूइड इसके अंदर, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि सेल में कंप्लीट साइटोप्लाज्म होता है, और ये सारे साइटोप्लाज्म में ही जितने पार्ट्स होते हैं वो सब आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इसका टेल भी है। बैक्टीरिया कंप्लीट डिफरेंट होता है, इसका टेल भी है, एक सेल में टेल भी दे दिया है इसका। एंड इस टेल को हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलम कहते हैं। यहाँ पे नाम दिया है फ्लैजिलम। ओके, इसका स्ट्रक्चर आप अपने एक सुंदर से नोटबुक में बना लीजिएगा, सुंदर सा स्ट्रक्चर, जिसे आप हमेशा देखते रहिएगा और आपको सारी चीज़ें इसके बारे में धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो हम चलिए रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो आपको तो अभी तक इतना मालूम चल ही गया होगा कि एक बैक्टीरिया जो होता है वो एक सेल का बना होता है, कंप्लीट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। तो ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया है और इसका ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो है मटेरियल, उसे हम न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लॉइड या फिर जेनेटिक मटेरियल या फिर जीन्स, डीएनए, सारे चीज़ कहते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। तो न्यूक्लॉइड जो होता है, इसको सबसे पहले प्रोसेस में ये क्या करते हैं? रेप्लिकेट कर लेते हैं, यानी कि डबल कर लेते हैं, यानी कि उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करते हैं कि उसको अपने जो सेल होता है उस सेल को इलोंगेट्स कर लेते हैं, यानी कि ग्रो कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि ये अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सेपरेट कर सके, उसमें डिस्टेंस बना सके। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करते हैं कि एक वाल बना लेते हैं, अपने ये दोनों न्यूक्लियर मटेरियल को इन्वेजिनेट कर लेते हैं, यानी कि म्यान में डाल लेते हैं, पैक कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो वाल होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका होता है, ठीक है। इसमें वाल कम्प्लीटली फॉर्म कर लिए रहते हैं और ये कम्प्लीटली सेपरेट हो गए रहते हैं, जो भी न्यूक्लियोइड हैं ये कम्प्लीटली सेपरेट हो गए रहते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में ये होता है कि ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? डॉटर सेल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डॉटर जो है ये फेमिनिन और मैस्कुलिन नहीं डिनोट किया गया इससे। डॉटर से आप एक कॉमन जेंडर समझिए, माइक्रोबायोलॉजी में डॉटर एक कॉमन जेंडर होता है, ठीक है। आप इसे बेबी समझिए, ठीक है। तो डॉटर सेल से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैस्कुलिन होता है या फिर फेमिनिन होता है, ठीक है। यहाँ पे
अब इसमें आपको पेरेंट और डॉटर सेल में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये बाइनरी फिजन का एक फीचर है कि इस प्रोसेस से जो भी रिप्रोड्यूस करे तो उसमें पेरेंट और डॉटर में कोई अंतर ही नहीं दिखता, ठीक है। इसमें आपको मुश्किल हो जाएगा पहचानना। अब कुछ नोट्स नोट कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन से। अभी हमने देखा इस प्रोसेस में बाइनरी फिजन से मोस्टली क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। और एक बैक्टीरियम कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन वेरी शॉर्ट पीरियड विच इज़ ओनली 20 मिनट्स, मीन्स 20 मिनट्स में ये रिप्रोड्यूस कर सकता है आपने, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। इससे आप पता लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन इसका बैक्टीरिया का है जो 20 मिनट में कर सकता है। उसका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होना तो जाहिर बात है। अब देखते हैं, देखिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑब्जर्व किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कभी हमेशा ही असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। कब? फेवरेबल जब कंडीशन होता है तब। इसमें क्या होता है कि कुछ टेम्प्रोरी यूनियन होता है दो बैक्टीरियाओं का, दो पेरेंट सेल का यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? यूनियन होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और इस सारे वोल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। टेम्प्रोरी यूनियन होता है दो बैक्टीरियाओं का जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन। तो अब हम देखेंगे कुछ बेनिफिशियल एक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उन बेनिफिशियल एक्शंस के बारे में जानेंगे। तो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस नाम का, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क का लैक्टोज होता है, यानी कि मिल्क का शुगर जो होता है उस शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बहुत सारे रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो उसी प्रोसेस को उसी प्रोसेस के बाद उसमें कर्ड जम जाता है। जो मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। सिंपल सा बात है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क लैक्टोज यानी शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बहुत सारे रिप्रोडक्शन करने के बाद, और उसमें वो जो मिल्क होता है वो कर्ड में बदल जाता है या फिर योगर्ट में। इसके बारे में हम देखेंगे कर्ड और योगर्ट में क्या अंतर है। इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल जो होता है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम वेनिगर भी कहते हैं, बाई एक्शन ऑफ एक एरोबिक बैक्टीरिया जिसे हम एरोबैक्टर कहते हैं। एक एरोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है जो इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को, इसे इथेनॉल भी कहते हैं, उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, जो कि क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको प्लांट के यूजेबल फॉर्म में जैसे कि एमोनिया इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा बढ़िया से, हम अभी डिटेल में बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, तो इस पे आप चिंता मत कीजिए। आप बस इतना जानिए कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकते, और उनको लेने के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया जो कि उसको यूजेबल फॉर्म में बना देता है जैसे कि एमोनिया। अब कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, औरोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, इथ्रोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसेटिन। ये जो होते हैं ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट जो टी लीव्स होता है उस टी लीव को क्योर या फिर ड्राइव करने में बहुत सारा हेल्प करते हैं, और उसमें फ्लेवर जो आता है एरोमा यानी कि फ्लेवर वो इन्हीं के चलते आता है। यानी कि आप जो टी पीते हैं उसमें जो टी लीव होता है और टी लीव का फ्लेवर किन के चलते आता है? बैक्टीरियाज के चलते आता है, जो कि उसको क्योर कर देते हैं, पका देते हैं और उसमें फ्लेवर दे देते हैं। तो अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कर्ड और योगर्ट क्या होता है। बहुत लोग इस दोनों शब्द को कभी कर्ड को योगर्ट बोलते हैं और योगर्ट को कर्ड बोलते हैं। तो नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप चलिए देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ड क्या होता है, कर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कर्ड कैसे फॉर्म होता है। तो सब एक कुछ एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि लेमन जूस या फिर विनेगर जब मिल्क में ऐड होता है तो उस मिल्क का प्रोटीन होता है वो टेंगल्ड हो जाता है और क्या होता है? सॉलिड मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम कर्ड बुलाते हैं। यहाँ पे आप फिगर देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मिल्क था और मिल्क को क्या कर दिया गया है? सॉलिड मैसेज में कन्वर्ट कर दिया गया है एसिडिक सब्सटेंस डालकर। और यहाँ पे कुछ वाटर लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहे होंगे,
इनको ड्रेन्ड ऑफ किया जाता है, यानी कि छान दिया जाता है, क्योंकि हमें केवल इसी कर्ड की ज़रूरत होती है, सॉलिड मैसेज की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इस प्रोसेस को, छानने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोअगुलेटिंग। ठीक है, कोअगुलेटिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको वाटर दिख रहे हैं इन्हें हम वेह कहते हैं। ठीक है, वेह कहते हैं। और पूरे इस प्रोसेस को, जिसमें कर्ड फॉर्म होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कर्डलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि अब कर्ड क्या होता है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के नाम होते हैं इसके, स्पेशली इसका हिंदी में तो कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन इसे छेना का ही एक प्रकार बोला जाता है। बहुत जगहों पे इसे फेंसा भी बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। अब देखते हैं कर्ड के बारे में, सॉरी योगर्ट के बारे में, कि योगर्ट क्या होता है। जब एक बॉइल्ड मिल्क को हम लिक्वाम स्टेट यानी कि मीडियम टेम्परेचर पे ला देते हैं, यानी कि रूम के टेम्परेचर पे ला देते हैं, और उसके बाद उसमें बटर मिल्क मिलाते हैं, और उसके बाद से उसे 5 से 6 घंटे तक छोड़ देते हैं, तो मिल्क होता है, मिल्क जो होता है वो फर्मेंटेड हो जाता है और योगर्ट में बदल जाता है। यहाँ पे फर्मेंटेड क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए कि फर्मेंटेड मतलब बैक्टीरिया इसमें एक्शन करता है, इसमें बैक्टीरिया का एक्शन होता है और यह योगर्ट में बदल जाता है। द योगर्ट इज फाउंड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, और जो मिल्क का लैक्टोस होता है उस वही फर्मेंट होता है बैक्टीरिया से, जैसे जो कि बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जो कि हेल्प करता है योगर्ट को फॉर्म होने में। यहाँ पे आप फिगर देखिए, यही आप ज़्यादातर खाते होंगे, इसी इसी को योगर्ट बोला जाता है, ना कि कर्ड। आप इसे बहुत बार कर्ड बोलते होंगे, लेकिन नहीं, इसे योगर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस दोनों में। अब फर्मेंटेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि स्टार्च हो गया या फिर शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या शुगर हो गया, अल्कोहल में या फिर एसिड में। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, ईस्ट जो होता है परफॉर्म फर्मेंटेशन टू ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। ये ईस्ट जो होता है ये शुगर को अल्कोहल में बदल देता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। और बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, जिससे कि हमें कर्ड मिलती है। अभी ईस्ट क्या होता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पढ़ेंगे बढ़िया से डिटेल में, अभी इसके बारे में कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये एग्जांपल्स थे, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स ए कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च और शुगर इनटू एन अल्कोहल और एन एसिड। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है। ये जो यहाँ पे आपको पर्सन दिख रहे हैं ये ग्रेट साइंटिस्ट थे जो कि लुइस पैस्चर हैं, इन्होंने ही इस प्रोसेस या फर्मेंटेशन को खोजा था। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। फर्मेंटेशन को लुइस पैस्चर ने ही खोजा था। कब? 1857 में, 1857 में लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन को खोजा था। यहाँ पे लैब में रिसर्च कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लुइस पैस्चर। अब हम देखते हैं कुछ हार्मफुल एक्शन। हमने बैक्टीरिया के बारे में कुछ बेनिफिशियल एक्शंस देखे थे, बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। अब कुछ हार्मफुल एक्शन देखते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज़ करते हैं, कॉज होता है बैक्टीरिया डिजीज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल में ये ज़्यादातर डिजीज़ करते हैं। एंड जैसे कि कुछ फेमस डिजीज़ यहाँ पे है, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कॉलेरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, लेप्रोजी, डिप्थीरिया एट्सेट्रा आर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये सारे फेमस डिजीज थे जो कि बैक्टीरिया से कॉज हुए हैं, मीन्स बैक्टीरिया से हुए हैं। तो ये बहुत डेंजर बात है, इससे पता चलता है कि बैक्टीरिया जितने हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं उससे कई ज़्यादा खतरनाक भी हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड का स्पॉयलर्स का कारण बनते हैं। फूड जो स्पॉयल हो जाता है यानी कि बासी हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया का ही हाथ होता है, जैसे कि मिल्क या फिर मीट या फिर वेजिटेबल्स, ये ज़्यादातर स्पॉयल होते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि स्टेप्लोकोकाई एंड क्लोस्ट्रीडियम
कॉज फूड पॉइजनिंग। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं के चलते फूड पॉइजनिंग होता है बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स इन द फूड। फूड में ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, उसके चलते फूड जो होता है पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है खाने के लिए। बैक्टीरिया होते हैं एक फेमस डिजीज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ है। ये भी बहुत फेमस है, ऊन जैसा हो जाता है ये डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। हमने बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया और मुझे मालूम है कि आप बैक्टीरिया के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे रहता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे लिए हार्मफुल है या फिर बेनिफिशियल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लिया। अब फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक टाइप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फंजाई जो होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स तो होते हैं लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इन जैसे कि मोल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया, रस्ट्स हो गया और पॉफबॉल्स हो गया। देखिए इसमें आप बहुतों का नाम सुने होंगे, मोल्ड्स का, मशरूम का, रस्ट्स का। रस्ट जो आयरन रस्ट आप जानते हो ना, वो रस्ट ये नहीं है, लेकिन उस वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, इसलिए रस्ट नाम रख दिया गया। और यहाँ पे पफबॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। बहुत लोग इसे मशरूम कहेंगे लेकिन नहीं, ये पफबॉल है। यहाँ पे आपको पफबॉल जैसा ये स्ट्रक्चर इसका दिख रहा होगा। फंजाई जो होते हैं ये वैसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे वार्म या फिर डार्क या फिर मॉइस्ट प्लेसेस, इन जगहों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। जनरली वहीं पे ये बेस्ट तरीके से ग्रो कर पाते हैं। फंजाई जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी प्रीफर करते हैं ज़्यादातर ग्रो करना। मतलब आप डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी होगा वहाँ पे आप इन्हें देखेंगे ग्रो होते हुए। फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉफिक ये प्रकार हैं, पैरासाइट्स या फिर सेप्रोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉफिक फंजाई जो होते हैं ये नहीं होते हैं। ये अटैच्ड होते हैं एल्गी से, ठीक है। एक एल्गी ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। इनसे अटैच्ड होते हैं और एक दोनों मिलकर एक नया फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि लीचेन होता है, ठीक है। इसे लाइकेन भी बोलते हैं, लीचेन भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। तो ये दोनों फंजाई और एल्गी जब अटैच होते हैं आपस में तो एक फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं जो कि लीचेन होता है। एल्गी जो होता है ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, एंड फंजाई जो होता है शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब जो देखिए यहाँ पे जो दोनों हैं वो साथ में रहते हैं, तो क्यों साथ में रहते हैं, आखिर कोई तो रीज़न होना चाहिए। तो एल्गी जो होता है ये अपना शेल्टर नहीं बना सकता, ठीक है। इसमें ये डिसेबिलिटी है कि शेल्टर नहीं बना सकता, इसलिए इनके साथ रहता है। तो ये फूड तो प्रोवाइड कर सकता है लेकिन फंजाई जो होते हैं ये फूड नहीं बना सकते। शेल्टर तो दे सकते हैं लेकिन फूड नहीं बना सकते, इसलिए ये इनके साथ रहते हैं। तो इन्हें ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एल्गी इन्हें फूड प्रोवाइड करता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने क्लास 7 में पढ़ा था, सिम्बायोसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। अब देखिए फंजाई के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए। इनके पास ना ही रूट होता है और ना ही लीव होता है और ना ही इनके पास क्लोरोफिल होता है और ना ही ग्रीन होते हैं, यानी ना ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। यानी कि बिल्कुल अलग टाइप के ये प्लांट होते हैं। प्लांट तो होते हैं लेकिन बिल्कुल अलग टाइप के प्लांट होते हैं। फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और नॉन वेस्कुलर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसका सेल जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, उसमें जो न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसमें जो होता है वो सेल बिल्कुल डिफाइंड होता है, अच्छा तरीके से सेल एक कवर होता है, एक सर्कुलर मसल से कवर होता है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, सर्कुलर मेम्ब्रेन से कवर होता है। और नॉन वेस्कुलर मतलब वही होता है कि ये इसमें जो नॉन वेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जैसे कि फोलेम एंड जाइलम, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, जो कि मिनरल्स एंड वाटर लाने में हेल्प करते हैं, वो इनके में नहीं होते, इनके में लैक करते हैं, इसलिए नॉन वेस्कुलर होते हैं। मतलब जितना भी प्लांट का फीचर होता है, एक नॉर्मल प्लांट के पास फीचर होता है, वो फंजाई में नहीं होता है। ये बहुत ही अजीब प्लांट है, ओके।
ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर आप जानते हैं, फिलामेंटस अभी एक पिक्चर आएगा, उसे उसमें आपको दिखा के मैं क्लियर कर दूंगा फिलामेंटस क्या होता है। ये जो होते हैं ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, जनरली स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा था स्पोर्स क्या होता है। फंजाई जो होते हैं ये क्लोरोफिल विलय करते हैं इस प्रकार, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। फंजाई जो होते हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। अब आपके पास खाना आपके पास मिलेगा तो आप सब खाना एक बार में थोड़े खा लीजिएगा, कुछ आप फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, वैसे ये भी स्टोर करते हैं। तो इस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत ही फेमस फंजाई आपको दिख रहा होगा, मशरूम, जिसे आप देखे होंगे बहुत ही जगह। ये बहुत सुंदर दिखते हैं देखने में, ये मशरूम है। और यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये माइक्रोस्कोप से लिया गया स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब होता है रेसा, रेसा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब रेसा जैसा स्ट्रक्चर हो, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे आपको फंजाई दिख रहा होगा, इसे हम मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बढ़िया से डीपली। यहाँ पे आपको ब्रेड में स्पॉयलेज करते हुए दिख रहे होंगे। सारे लगभग सारे फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर के होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो होता है यही एक फंजाई होता है, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होता, नहीं तो सारे के सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है। दे कैन आइदर बी सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो होता है ये इसके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइफाई के नाम से जाना जाता है, और ये इनका रूट का काम करता है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफाई, ये रूट का काम करता है, अभी इसके बारे में देखेंगे। ये जब हाइफाई बहुत सारे हो जाते हैं टुगेदर इन ए मेस लाइक स्ट्रक्चर, ये माइसेलियम कहलाते हैं, ठीक है। जब मेस लाइक स्ट्रक्चर में हो जाते हैं बहुत सारे, तब ये माइसेलियम कहलाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारे को हम पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हम क्या कहेंगे, माइसेलियम कहेंगे, और एक इसमें से सिंगल वाले को हम हाइफा कहेंगे, ठीक है, हाइफा। तो ये रूट का काम करता है, जितने भी फूड के मिनरल वगैरह जो भी होते हैं, प्रोटीन, सारे यही ऑब्जर्व करते हैं। इनके पास रूट नहीं होता है, लेकिन रूट के फॉर्म में ये होता है इनके पास। अब फंजाई के काइंड्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फंजाई के भी कुछ काइंड्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, 4 काइंड्स होते हैं फंजाई के। सबसे पहले है ईस्ट, यहाँ पे आपको ईस्ट का फिगर दिख रहा होगा, देखिए एक सेल में है, एक सेल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये मोस्टली कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप बनाकर रहते हैं हमेशा। ये मोस्टली ग्रुप में पाए जाते हैं, कभी कभी अकेले भी पाए जाते हैं, तो ग्रुप में पाए जाते हैं तो उन्हें कॉलोनीज कहते हैं। और यहाँ पे मोल्ड है, ब्रेड में आपको यहाँ पे मोल्ड दिख रहा होगा, ये फूड का बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादातर ब्रेड में ही पाए जाते हैं। और ये मिल्ड्यूज हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये मशरूम है, इनके बारे में भी हम देखेंगे आगे।